आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो कानून बनाने और कानून तोड़ने के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। ये कहानी है अतीक अहमद की। चलिए इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ एक शख्स पर सड़कों पर देसी बम फेंकने जैसे संगीन आरोप हैं और दूसरी तरफ वही शख्स संसद में बैठकर देश के सबसे बड़े फैसलों में से एक न्यूक्लियर डील पर वोट कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? और सवाल यही नहीं रुकते। जिस इंसान पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हों, मर्डर से लेकर किडनैपिंग तक, उसे देश का सांसद बनाकर कानून की हिफाजत करने की शपथ कैसे दिलाई जा सकती है? ये सवाल सीधा हमारे सिस्टम पर उठता है। और फिर एक और बड़ा सवाल, एक तांगा चलाने वाले का बेटा जिसके पास कुछ नहीं था, वो 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया? इन सारे सवालों के जवाब उसकी जिंदगी की कहानी में ही छिपे हैं। तो चलिए इस कहानी के अंजाम को समझने के लिए इसकी शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि एक मामूली सा लड़का कैसे प्रयागराज का सबसे बड़ा और खौफनाक नाम बन गया। अतीक का जन्म 1962 में प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद एक मामूली तांगा चालक थे। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी लगा नहीं और 10वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल को अलविदा कह दिया और जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। उसका एक क्रिमिनल से पॉलिटिशियन बनने का सफर इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में मर्डर का पहला चार्ज। 1986 तक तो वो यूपी का पहला ऐसा शख्स बन गया जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। और फिर 1989 में आया एक नाटकीय मोड़। उसने अपने ही गैंगस्टर गुरु चांद बाबा को चुनाव में हरा दिया और कुछ ही वक्त बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बस यहीं से उसकी राजनीति में एंट्री हुई और सफर देखिए, 2004 तक वो फूलपुर से सांसद बन गया था। हाँ, ये वही सीट है जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। और ये कोई एक दो बार की जीत नहीं थी। नेशनल पॉलिटिक्स में आने से पहले अतीक 1989 से 2004 तक लगातार 5 बार विधायक चुना गया। इससे अंदाजा लगता है कि जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत रही होगी। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब सत्ता, सियासत और जुर्म का एक ऐसा कॉकटेल बना कि वो लगभग कानून के दायरे से ही बाहर हो गया। इस दौर को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बाहुबली। अब बाहुबली का मतलब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं होता। ये वो इंसान होता है जिसमें इतना बल यानी पावर और दबदबा हो कि उसके खिलाफ कोई भी केस कोर्ट में टिक ही ना पाए। और अतीक ने इस बाहुबली टैग को पूरी तरह से जिया। सोचिए, 100 से ज्यादा केस, लेकिन सजा हुई सिर्फ एक में, वो भी मौत से ठीक पहले। गवाह या तो मुकर जाते थे या गायब हो जाते थे। 10 अलग अलग जजों ने उसके केस सुनने से ही मना कर दिया। कहते हैं कि पुलिस वाले तक डर के मारे अपनी नेम प्लेट छिपा लेते थे। ये था उसके खौफ का आलम। इस डर और बेखौफ राज का सबसे बड़ा और सबसे खुला सबूत था विधायक राजूपाल की हत्या का मामला। कहानी कुछ ऐसी थी। राजूपाल ने एक उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। ये बात अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। राजूपाल पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो दोनों बार बच गए। फिर अपनी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े बीच सड़क पर उनकी गाड़ी को घेरकर उन पर 19 गोलियां चलाई गईं। और इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा तो अब आना बाकी है। राजूपाल की हत्या से जो सीट खाली हुई, उस पर फिर से उपचुनाव हुए। अतीक के भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा और जीत गया। यह सत्ता के खुलेआम गलत इस्तेमाल का एक चरम उदाहरण था। लेकिन कहते हैं ना, नक़्द और सत्ता हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 2007 के बाद यूपी की सियासत ने करवट ली और यहीं से अतीक के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। और देखिए, उसके पतन की नींव एक ऐसे केस ने रखी जो हत्या का नहीं बल्कि अपहरण का था। राजूपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल ने 2006 में आरोप लगाया कि अतीक ने उसे किडनैप करके बयान बदलने पर मजबूर किया। यही वो केस था जिसने आखिर में अतीक के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। नई सरकार के आने के बाद अतीक के फाइनेंशियल एम्पायर पर भी चोट पड़नी शुरू हुई। उसकी करीब 11,000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियों को प्रशासन ने जब्त कर लिया और उसके घर पर बुलडोजर तक चल गया। और फिर आए उसकी जिंदगी के आखिरी 50 दिन, जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। 24 फरवरी को उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। इसके ठीक बाद एक के बाद एक पुलिस इनकाउंटर हुए। पहले उसके साथी मारे गए और फिर उसका बेटा असद
और आखिर में 15 अप्रैल को लाइव टीवी पर कैमरों के सामने उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। ये अंत बेहद नाटकीय था। पुलिस की कस्टडी में मीडिया के कैमरों से घिरा हुआ उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तभी पत्रकार बनकर आए 3 हमलावरों ने उसे और उसके भाई को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। तो अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये न्याय था या फिर बदला? जिन लोगों ने उसे मारा उनकी कहानी में भी एक अजीब विरोधाभास है। वो तीनों गरीब घरों से थे, अलग अलग शहरों के छोटे मोटे अपराधी थे, लेकिन उनके पास 6 से 7 लाख रुपए की विदेशी पिस्टलें थीं। उन्होंने कहा कि वो अपना नाम बनाना चाहते थे, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन तीनों को एक साथ कौन लाया और उन्हें ये महंगे हथियार किसने दिए। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। जब लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है तो उन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा है कि खुद गैंगस्टर बनकर बदला ले लिया जाए, और समाज के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति